बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, खबर है फैसलाबाद से, जहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए का स्कैंडल सामने आया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार विद होल्डिंग टैक्स के 231 मिलियन रुपए गबन कर गए हैं। बताने के लिए फैसलाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल सिकंदर, जबकि हम आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एमपीएस और वज़रा की अदम दिलचस्पी अब खुलकर सामने आ गई है। मुतअद्दिद मेंबरान या तो गैर हाजिर होते हैं और या सेशन के दौरान छुट्टी पर होते हैं। कुछ मेंबरान अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक सिर्फ एक दिन असेंबली में देखे गए हैं। कई मेंबरान हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। मजीद इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश। जबकि तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि सिंध के महकमा खजाना ने ऑफिस की जानिब से सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स दफातर को हुक्म दिया था कि वो आइंदा ठेकेदारों को सरकारी बिल्स की अदायगी से पहले सेक्रेटरी खजाना से इजाजत लेंगे। और महकमा खजाना के इस वाज़े हुक्मनामे के बावजूद गुज़िश्ता 6 माह में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स दफातर की जानिब से माहवार करोड़ों रुपए ठेकेदारों को वेंडर सर्विस के नाम पर दिए जा रहे हैं। ज़राए से मौसूल होने वाले दस्तावेज़ात के मुताबिक डेली वेजेस पर रखे गए मुलाजमीन के अक्सरियत जो है वो जालसाजी पर है। इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीदी साहब। तो नाजरीन, सबसे पहले हम जाते हैं फैसलाबाद की जानिब, जहां से खबर यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए का स्कैंडल सामने आया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार विद होल्डिंग टैक्स के 231 मिलियन रुपए गबन कर गए हैं। नाजरीन, सब रजिस्ट्रार जायदादों की रजिस्ट्री करके अपनी जेबें भरते रहे, जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान ने विद होल्डिंग टैक्स की फीस FBR को जमा करवानी थी। उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई और क्या रिकवरी की जा सकेगी, बताने के लिए फैसलाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है बिलाल सिकंदर ने। बिलाल, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर कौन कौन से टैक्स वसूल किए जाते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है या प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफ़र होती है उस पर FBR जो टैक्स वसूल करता है उसमें 236 के और 236 C जो है ये होता है। इसमें सेलर और बायर दोनों ही जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो अदा करते हैं। उसमें एडवांस टैक्स भी है, उसमें विद होल्डिंग टैक्स भी है। ये तमाम तर टैक्स जो है, इसमें 3 जो महकमे हैं वो टैक्स वसूल उसमें करते हैं। एक इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, दूसरा इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जबकि तीसरा इसमें FBR है। और इन तीनों के बिहाफ पर जो रेवेन्यू हुकाम हैं वो टैक्स वसूल करते हैं और टैक्स वसूल करके फिर उन्होंने ये टैक्स जो है उन तमाम महकमों को फ़र्दन वो टैक्स जमा करवाने होते हैं ताकि जो फ़ीस उनके बिहाफ पर वसूल की गई है वो उनको अदा की जाए। लेकिन इसमें हुआ कुछ इस तरह के गुज़श्ता कई सालों से ये फ़ीसें वसूल करते रहे रजिस्ट्रियों के मद में, और वो फ़ीसें जो हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो फ़ीस थी वो उनको दे दी जाती रही। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की फ़ीस जो है वो भी काफ़ी हद तक उनको अदा होती रही, लेकिन जो विद होल्डिंग टैक्स के जो पैसे हैं, जो फ़ीस ली जाती रही, वो FBR को अदा नहीं की गई। और ये जो विद होल्डिंग टैक्स के मद में जो फ़ीस वसूल की जाती है 236 के और 236 C जो मैंने आपको बताया है, ये इसमें अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व होती है। और इसकी एक एग्जांपल आप ये देख लें कि अगर एक 5 मरले का प्लॉट है जिसकी DC वैल्यू एक मरले की अगर 10 लाख रुपए है, तो उसमें 50 लाख के प्लॉट में तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया जो है वो सिर्फ रजिस्ट्री का बायर और सेलर जो है वहाँ पर जमा करवाते हैं फ़ीस की मद में कौमी ख़जाने में। और यहाँ पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रोज़ाना अगर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों केसेस तो रोज़ाना ऐसे आते हैं जो रजिस्ट्रियों के रिगार्डिंग होती हैं और उनकी फ़ीसें जमा होती हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, FBR में, और वहाँ पर जो अफसरान बैठे होते हैं वो सब रजिस्ट्रार हैं। और तकरीबन यहाँ पर 231 मिलियन का जो गबन है, जो फ्रॉड है वो किया गया है। और तकरीबन 1800 से ज़ायद रजिस्ट्रियाँ हैं जिनके पैसे विद होल्डिंग टैक्स के FBR को अदा नहीं किए गए। और जैसे ही रजिस्ट्रियों की तफसीलात FBR के पास पहुँची हैं तो उन्होंने उस तमाम तर रिकॉर्ड को जो है वो खंगालना शुरू किया, देखना शुरू किया कि उनके पास इतने मिसिंग अमाउंट क्यों आ रही है। तो जब रब्ता किया गया रेवेन्यू हुकाम से तो फिर पता चला कि 1800 से ज़ायद रजिस्ट्रियों के पैसे FBR को दिए ही नहीं गए, वहाँ से वसूल कर लिए गए। जो वहाँ पर साइल आ रहा था, जो वहाँ पर शहरी आ रहे थे, बाहर है। आपने कहा कि 3 महकमे हैं जो कि ये वसूल करते हैं सारे फीस इसके मद में, टैक्स की मद में वसूल करते हैं, तो किस तरह से इतना बड़ा टैक्स फ्रॉड कर लिया गया फिर?
अच्छा, इसमें भी बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है जो वहाँ पर सब रजिस्ट्रार बैठे होते हैं। वैसे तो जो रेवेन्यू हुकाम है उनका कहना है कि उनका जो सिस्टम है वो बड़ा ही शफाफ है और उन्होंने उसको डिजिटलाइज कर दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ हुआ इस तरह से है कि जो स्लिप निकलवाई जाती है सिस्टम से, वो स्लिप के पैसे जो हैं वो वसूल कर लिए जाते हैं। जो भी वहाँ पर उनके पास साइल आता है जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवानी हो या रजिस्ट्री करवानी हो, वो पैसे या तो वो वकील को दे देता है या उसके पास जो रजिस्ट्री मुहर्रर होता है जो वहाँ पर अदालतों में बैठे होते हैं, वो उनसे फ़ीस बस ले लेते हैं कि हम आपके बिहाफ पर ये फ़ीस जमा करवाएंगे। और यही प्रैक्टिस चलती है कि ये नहीं होता कि जो साइल है वो खुद कहे कि नहीं मैं खुद जाके जमा करवा कर आऊँगा, ऐसा नहीं होता। वकील या जो रजिस्ट्री मुहर्रर है वही उसके बिहाफ पर बैंक में जमा करवाते हैं। तो अब वो साइल से पैसे ले लेते हैं। और इसमें भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो ये है कि ये जब उनसे वो रसीद ले लेते हैं वो एक रसीद पर तकरीबन फिर 10-10 रजिस्ट्रियां होती हैं। और ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है कि उसको फैब्रिकेटेड कर देते हैं। वो रसीद चूंकि जेन्युइन होती है, जो बैंक से रसीद निकलती है वो जेन्युइन होती है, उसको फिर सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक एक रजिस्ट्री पर 10-10 लोगों के नाम जो हैं वो उसको रीराइट करके वो चढ़ा दिए जाते हैं। और जब वो FBI के पास जाता है, क्योंकि उस पर जो सीरियल नंबर होता है वो तो जेन्युइन होता है, और FBI के पास उस सीरियल नंबर के अगेंस्ट वहां पर स्टेटस जो होता है वो पेड का होता है कि इन्होंने अपनी फीस जमा करवा दी है। लेकिन जब वहां पर नाम देखते हैं तो वो नाम किसी और का होता है। इसी तरह से एक एक जो चलान होता है उस पर 10-10 से ज़्यादा रजिस्ट्रियां जो हैं वो फैसलाबाद में होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा ने खुद इस चीज़ की इंक्वायरी की है। और वो होता फिर इस तरह से है कि एक एक रजिस्ट्री मुहर्रर, आप सुन के ये भी हैरान होंगी कि उन्होंने एक एक रजिस्ट्री मुहर्रर ने करोड़ों की यहाँ पर जो है वो गबन किए हुए हैं। और यहाँ वो मोटरसाइकिलों पर आते थे। और आजकल आप देखें तो उनका जो लिविंग स्टाइल है वो बड़ा ही लेविश किस्म का हो गया। और वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि गवर्नमेंट के जो पैसे जो खजाने में जमा होने थे वो वहाँ पर जमा नहीं हो सके, वो पैसे उनकी अपनी जेबों में गए। और यहाँ पर इदारे इतने बेबस हैं कि सब कुछ पता होने के बावजूद उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जो सब रजिस्ट्रार वहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरा माफिया है। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि ये कैसे मुमकिन है कि 231 मिलियन रुपए जो है वकला रजिस्ट्री करवाने वाले हड़प कर गए हैं, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुई है। आप बता रहे हैं कि खबर सब होती है लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, तो इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, इसकी वजह सबसे बड़ी तो ये है कि उसमें जिन्होंने एक्शन लेना है वो खुद उसमें मुलव्विस होते हैं। अब जो रेवेन्यू हुकाम है, अब उनका काम तो ये है कि उस तमाम तो सिचुएशन को बड़ा ही साफ शफाफ किस्म का बनाया जाए। आप जब वहाँ पर रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उसका एक पूरा पैटर्न है कि सेलर और बायर दोनों वहाँ पर मौजूद होंगे। जो रजिस्ट्री मुहर्रर है वो आपकी डीड बनाएगा। डीड बनाने के बाद आपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाना है, अपना बयान जो है वो आपने ऑनलाइन रिकॉर्ड करवाना है। जब वो बयान ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद आपकी फ़ीस जो है वो बैंक में जमा होगी। बैंक में जमा होने के बाद फ़र्दन जो है वहाँ पर रजिस्ट्रार वो आगे से इस तमाम तर अमल की जो है वो वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद रजिस्ट्री जो है वो आपके नाम ट्रांसफ़र होगी। अब ये सुनने में तो ऐसे ही लग रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये एक सिस्टम से गुजर के आती हैं, हर चीज़ को बड़ा ही बाकायदगी से स्क्रूटनाइज किया जाता है और उसके बाद रजिस्ट्री जो है वो नाम होती है। लेकिन इसमें आप इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं कि जब फ़ीस जमा ही नहीं होती तो सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार किस तरह से रजिस्ट्री पास करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। और ये फ्रॉड बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन जो फ्रॉड हो रहे हैं और जो हो चुके हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इसके उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। और अफसरान इस हवाले से कुछ भी पेशरफ्त करने में नाकाम है। और FBI के नोटिस में जब ये मामला आया है और FBI ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से कहा है कि आप इस मामले की छानबीन करें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपके वहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इतनी बड़ी जो है वो करप्शन कर जाए, 231 मिलियन रुपए जो हैं कौमी ख़जाने में जमा ना करवाए, अपनी जेबों में डाल ले, 1800 से ज़ायद रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड ही ना मिले कि उनके पैसे कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। तो और उसमें मज़े की बात यह है कि किसी किस्म का कोई किसी ऑफिसर का नाम आया है, ना किसी रजिस्ट्री मुहर्रर का नाम आया है, ना किसी वकील का नाम आया है, सब उसमें बरी ज़िम्मा है। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई की भी नहीं थी। ये तो FBI को जब पता चला कि हमारे इतने अमाउंट जो है वो मिसिंग है और हमारे बिहाफ पे रजिस्ट्रियाँ पास हो रही हैं तो लिखा गया
और अब इस पे जो कार्रवाई अमल में लाई गई है वो कार्रवाई जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को लिख दिया है इस हवाले से कि आप इंक्वायरी इनिशिएट करें। और ADCR का भी कहना है कि हमने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, जो अफसरान उसमें मुलविस होंगे ना सिर्फ उनसे रिकवरी करवाई जाएगी बल्कि उनके खिलाफ 1800 से जायद रजिस्ट्रियां हैं। 1800 से जायद रजिस्ट्रियों का विद होल्डिंग टैक्स जमा ना होने पर कौन कौन से अफसरान इसमें मुलविस रहे हैं, इसका सीक्वेंस कहाँ रहा है, कहाँ से टैक्स जो है वो गबन करना शुरू हुए और बड़े अफसर तक ये टैक्स गबन हुआ है? देखिए, इसमें जो सबसे आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो रजिस्ट्री मुहर्रर जब वहाँ पर सब रजिस्ट्रार के पास आता है वहीं से ही वो गेम शुरू हो जाती है। और जब जो बंदा आपका वहाँ पे बयान रिकॉर्ड कर रहा है वो भी उसमें ऑब्वियसली मुलविस है, जो वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ है वो भी इसमें शामिल हैं, जो वहाँ पे रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार हैं, क्योंकि ये एक पूरी चेन है। अगर एक बंदा सपोज़ उसमें आपकी मुआवनत नहीं करेगा तो वो चेन टूट जाएगी, वो किसी तरह से भी जो रजिस्ट्री है उसका काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। सबके हिस्से सबको पहुंच रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा माफिया है। और सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये है कि जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियां करवाई हैं, जिन्होंने अपने पैसे वहाँ उनको दिए हैं, उनका क्या बनेगा? क्योंकि एक शख्स अगर 50 लाख का घर ले रहा है और वही जानता है कि उसने कितनी मुश्किल से रजिस्ट्री के वो ऊपर वाले 5-7 लाख रुपया जो है वो जमा किया होगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करवा लूँ, और उसके पैसे जब उसको पता चलेगा कि उसकी रजिस्ट्री हुई नहीं है सिरे से और वो खुद ही अफसरान रेवेन्यू के जो हैं वो खुद ही खा गए हैं, तो उसके लिए ये कितना बड़ा जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इधर लगा दी होगी। तो ये बड़ी ही अजीब किस्म की सिचुएशन जो है वो महकमा रेवेन्यू में जो डेवलप हो गई है। 3 महकमे बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने टैक्स इकट्ठे करने हैं, आवाम से पूरा पैसे लिए जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने पूरे पैसे ले रहा है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो अपनी पूरी फीस ले रही है, FBR जो है वो अपने पूरे पैसे ले रहा है। लेकिन इसमें अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उन महकमों को ये पैसे नहीं पहुंच रहे और एक एक रजिस्ट्री मुहर्रर जो है वो करोड़ों करोड़ों का नादहिंदा है। और इस चीज़ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है, क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन है वो कुछ इसी तरह से ही है। लेकिन उसमें ना तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है, ना उसमें डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इस हवाले से कोई ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि इस चीज़ को मसला तो वहीं से खड़ा हो जाता है ना, क्योंकि गठजोड़ करके बैठे हैं ये लोग। एक जानिब वकला हैं जो रजिस्ट्री करते हैं और दूसरी जानिब रेवेन्यू अफसरान है, इन दोनों का गठजोड़ है। ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है हमारे कौमी खजाने को? देखें, ये जो गठजोड़ है ये बड़ा ही मजबूत किस्म का है। इसके आगे इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर बेबस है और इसका अंदाज़ा नुकसान का तो आप इसी से लगा लें कि ये एक छोटा सा केस सामने आया जिसमें 1800 से ज़ायद रजिस्ट्रियाँ जो हैं उनका टैक्स जमा नहीं हुआ, जो कि तकरीबन 231 मिलियन है। ये अमाउंट इस हवाले से बड़ी सामने आ गया। अभी ये एक है, अभी तो ये एक मामला है बिलाल जो कि सामने आया है, न जाने इससे बड़े कितने मामलात हैं जो हमारी नज़रों में ही नहीं आए हैं। बिल्कुल, ये एक नॉमिनल सी अमाउंट है जो अभी ये सामने आई है, और जो अभी चल रहे हैं वहाँ पे मामलात वो तो बहुत बड़ी अमाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये सिस्टम एक पूरा ही कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि आप इस अंदाज़ा लगाएं कि जब टेंटेड या फैब्रिकेटेड किस्म की चलान फार्म जब FBR के पास जाते हैं, FBR उनको रिकॉर्ड को चेक करता है। हमारे पास ये चीज़ें रिकॉर्ड में अब एक नाम पे 10-10 रजिस्ट्रियाँ जब होंगी और वहाँ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बनेगा रेवेन्यू अफसरान पर कि आप एक एक नाम पर 10-10 रजिस्ट्रियाँ किस तरह से कर सकते हैं। और वो इसीलिए हो रही हैं कि 10 लोगों से फ़ीस ले ली है और सिर्फ जो सही रजिस्ट्री है वो सिर्फ एक बंदे के नाम है। अब जो वो 9 लोगों से फीस वसूल की गई है, हाँ। उसका कौन बंदा जो है उस पे एक्शन लेगा? अब तो उसमें ना तो किसके नाम पर मुंतकिल होगी? जब आप एक रजिस्ट्री जो है वो 10 लोगों के नाम पर कर देंगे तो प्रॉपर्टी किसके नाम पर मुंतकिल होगी? क्या ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल डिस्प्यूट है और ये बड़ा मुतनाज़ किस्म का होगा, क्योंकि 10 लोगों ने अगर जमा करवा दी है। और ये तो मैं आपको बड़ा छोटा सा फिगर बता रहा हूँ, इस स्टोरी से पहले मेरी FBR हुकाम से भी बात हुई थी, तो वो भी इस हवाले से बड़े परेशान थे और उनका कहना था कि हमारे पास यहाँ पर वकला हमसे मिलने के लिए आए और उनका कहना था कि यहाँ पर एक बड़ा ही मुनज़्ज़म किस्म का ग्रोह है जो काम कर रहा है इस तरह का कि वो टेंटेड और फैब्रिकेटेड जो चलान फार्म है वो बनाते हैं, उस पर 10-10 लोगों की रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो मुंतकिल होती हैं। और वो जो
वो 10 लोग हैं, अब वो किसी एक के नाम पर भी वो इस तरह से वो क्लेम नहीं कर सकते कि ये ए के नाम है, बी के नाम है, सी के नाम है, क्योंकि वो सब लोगों ने अपने अपने पैसे जो हैं वो अदा किए हैं और उनके सबके पास एक एक चालान फार्म मौजूद है जिस पर उनकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनका अपना अपना नाम लिखा हुआ है, किया जाता है कि आखिर ये प्रॉपर्टी है पैसे जमा करवाए हैं। फिर किस तरह से रिकॉग्नाइज होता है? फिर देखिए, जो तो मुतनाज़े चीज़ है उसको तो रिकग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें जो अफसरान मुलव्वस होते हैं उस वक्त जो रजिस्ट्रार बैठा होता है, जो सब रजिस्ट्रार है, जो वहाँ पर बयान कलमबंद करवाने के लिए अफराद बैठे होते हैं, अगर महकमा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शफाफ तरीके से करे तो ये केस जो है ये हफ्तों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन मुलव्वस थे, ये असली प्रॉपर्टी जो है वो किसके नाम है, किसने किससे कितने पैसे लिए हैं, किसने जो है वो फैब्रिकेटेड किस्म के चालान फार्म तैयार करवाए हैं। लेकिन इसके लिए भी शफाफ किस्म की तहकीकात जो हैं वो करवानी पड़ेंगी और अभी तक ये मामला हाईलाइट होने के बाद भी इस पर किसी शॉर्ट आंसर बिलाल आपसे चाहिए। अभी तक नहीं, ये स्कैंडल तो सामने आ गया है, इस स्कैंडल के बाद अब क्या इंक्वायरी शुरू की गई है, क्या रिकवरी सामने आई है? देखिए, रिकवरी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। इसमें जो हमारी जब ADCR से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, जो इसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी और रिकवरी का अमल जो है वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ होगा और हम उनसे रिकवरी हर सूरत करेंगे। लेकिन फिर बात वही है कि रिकवरी उनसे करेगा कौन? जो अब करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं वो तो किसी सूरत, वो 2 हफ्ते की सस्पेंशन जो है वो अफोर्ड कर लेंगे कि हमें सस्पेंड कर दें और सस्पेंशन के बाद वो दोबारा फिर बहाल होकर अपनी सीटों पर आ जाएंगे और अगर कुछ ज्यादा कर दें और उनको ये टर्मिनेट कर दें। बिल्कुल बिलाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। अगर इस पर अभी से कंट्रोल किया तो आने वाले वक्तों में बहुत से हकदार अपने हक से महरूम हो सकते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि कोई एक शख्स इसमें मुलव्वस नहीं है, जिन्होंने इंक्वायरी करनी है वही लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई की जाए और इनको आड़े हाथों लिया जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खबर है जी खैबर पख्तूनख्वा से। तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में MPAs और वज़रा की अदम दिलचस्पी अब खुलकर सामने आ गई है। मुतअद्दिद मेंबरान या तो गैर हाजिर होते हैं और या सेशन के दौरान छुट्टी पर होते हैं। कुछ मेंबरान अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक सिर्फ एक दिन असेंबली में देखे गए हैं। कई मेंबरान हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। कुछ मेंबरान इन अरसे के दौरान अपने हलके का एक मसला भी फ्लोर पर डिस्कस नहीं कर सके हैं। असेंबली सेशन के माहाना अखराजात करोड़ों में हैं। हर मेंबर को रोजाना अलाउंस भी दिया जाता है, मगर इस सब के बावजूद असेंबली में आने की जहमत गवारा नहीं की जाती। कौन कितना गैर हाजिर रहा, इस बारे में हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश ने इन्वेस्ट की है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मुमताज़, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी अनोखी खबरें आप लेके आते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है। ज़रा हमें अब ये भी बता दें कि कौन से ऐसे मेंबरान हैं जो असेंबली सेशन में हाजिर ही नहीं होते या दिलचस्पी ही नहीं दिखाते हैं? शुक्रिया फरजाना। असल में बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा वो खित्ता है कि जहाँ पे कई एक मसाइल का सामना है। यहाँ पे आपको पता है कि जो जमशुदा अजला हैं वहाँ पे बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं हैं। लोग जब अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं तो वो ये सोच कर मुंतखब करते हैं कि उनके नुमाइंदे ईवान में जब पहुँचेंगे तो उनके मसाइल पर बात करेंगे, उसके हल ढूंढेंगे और उनके लिए तरक्याती फंड्स लेकर आएंगे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ जितनी भी इनके मेंबरान आते हैं इनमें से ज़्यादातर या तो असम्बली के इजलास में आते ही नहीं है या छुट्टी पे होते हैं और या छुट्टी लेने की भी ज़हमत नहीं करते, अगर हाजिर रहते हैं। हालांकि ये वो असम्बली है कि जहाँ अगरचे दूसरी असम्बलियों की निस्बत मराहत तो इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में है, लेकिन फिर भी जो मेंबरान हैं यहाँ पे काफ़ी मराहत उनको दिए जाते हैं। यहाँ जब असम्बली का इजलास होता है तो और 2 दिन का जब वक्फा होता है तो उस 2 दिन के वक्फे के अलाउंसेस और मराहत भी मेंबरान को मिलते हैं, हालांकि वो 2 दिन की छुट्टी होती है। अच्छा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 28 अगस्त 2024 से लेकर 1
जनवरी 2025 तक 2 सेशन हुए और बहुत कम वक्फा रहा दोनों ये सेशंस के बीच में। लेकिन इसके बावजूद एक सेशन जो है वो सिर्फ जो एक्टिव जिसको हम सेशन कह सकते हैं, मतलब जो फिजिकली जिसमें मेंबरान हाजिर होते हैं, वो एक सेशन 7 दिन का था और दूसरा सेशन जो था वो इसी तरह 12 दिन का था। ठीक है। तो इसी तरह टोटल 19 दिन उन्होंने हाजिरी करनी थी। लेकिन ये अजीब सी बात है कि कुछ मेंबरान ऐसे भी हैं कि 19 दिन में वो सिर्फ 1 दिन के लिए आए। हालांकि अगर 1 दिन के लिए आए तो इसका मतलब यह है कि वो 2 दिन का जो वक्फा था जो उनकी वो छुट्टी थी तो वो भी उसमें गिना जा सकता है। और इसी तरह जो 7 दिनों का सेशन था तो दरअसल 7 दिनों का नहीं था, उसमें वो छुट्टियां भी शुमार होती हैं और उन छुट्टियों के मराहत और अलाउंसेस भी उनको मिलते हैं। तो ऐसे लोग जो कि 19 दिन में से सिर्फ 1 दिन आए, इनमें इस सारे फहरिस्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम है, जो इस 19 दिनों में सिर्फ 1 दिन के लिए असम्बली आया। सिर्फ यही नहीं, जो MPAs हैं उन्होंने भी उनकी तकलीद की। 2 ऐसे और MPAs हैं जिसमें एक MPA इफ्तिखारुल्लाह जान शामिल है और दूसरा MPA मखदूमजादा मोहम्मद आफ्ताब शामिल है। दोनों जो हैं वो सिर्फ 1 दिन के लिए आए और 18 दिन के लिए इजलास से गैर हाजिर रहे। अच्छा, तो बाकी जो ये जो तफसील आप हमें बता रहे हैं, हमें इसके साथ ये भी बता दें क्या इसमें ऑपोजिशन के मेंबरान भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, इसमें अपोजिशन के मेंबरान भी शामिल हैं। इवन अपोजिशन लीडर जो है वो भी कई दिनों तक इजलास से गैर हाजिर रहा। इस दौरान MPA मोहम्मद रशाद है, वो 17 दिन इजलास से गैर हाजिर रहा। मोहम्मद इकबाल हैं, 16 दिन वो असम्बली इजलास में नहीं आए। 19 दिन के सेशन में तारिक महमूद जो है वो 15 दिन के लिए असम्बली में नहीं आया। इसी तरह अली हादी है, वो भी 15 दिन नहीं आया। सोबिया शाहिद जो कि अपोजिशन की जानिब से काफ़ी मुतारिक है, मुस्लिम लीग नून की है, वो 19 दिन में से 14 दिन जो है वो असम्बली के इजलास में नहीं देखी गई। इसी तरह ख़वातीन में शैला बानो भी 14 दिन नजर नहीं आई। अच्छा। एहसानुल्लाह और इसके अलावा PTI के अमजद अली हैं, वो भी 14 दिन गैर हाजिर रहे। इसके अलावा दीगर मेंबरान में अब्दुल कबीर है, जुबैर है, वो 2 हफ्ते तक असम्बली का रुख उन्होंने नहीं किया। अकबर अयूब PTI से ताल्लुक है, मोहम्मद अनवर है और इसके अलावा JUI के लुत्फुर रहमान है, वो 12 दिन तक असम्बली में नहीं देखे गए। इसके अलावा PTI के उमर का काखेल और मोहम्मद इदरीस और फजल इलाही भी PTI का उनसे ताल्लुक है, 19 दिन में सिर्फ 12 दिन आए। तो ये सिर्फ वो नहीं, सिर्फ अपोजिशन के लोग भी नहीं है और जो हिज़्ब इक़्तिदार है सिर्फ वो लोग भी शामिल नहीं है। इसमें सितम ज़रीफ ही है कि उसमें जो वजीर हैं और जो मशीर हैं वो भी उसमें नहीं आए। अरशद अयूब जो है, खलीकुर रहमान, ये लोग भी गैर हाजिर रहे। अरबाब वसीम का ताल्लुक तो अगरचे PTI से नहीं है, लेकिन वो और उसके साथ एक और MPA मोहम्मद खुर्शीद 11 दिन तक गैर हाजिर रहे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला की तवील गैर हाजिरी की तो समझ आती है, लेकिन दीगर मेंबरान क्यों नहीं आते हैं? उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है कि भाई हमने क्यों नहीं आना, आवाम की खिदमत कौन करेगा? फरजाना, ये तो बात आपकी ये इस हद तक सही है कि अगर वज़ीर आला की मसरूफियत है तो चले वो बात तो समझ में आती है। उनके और भी बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं और बाज़ इजलास ऐसे होते हैं कि जिसमें जो बिजनेस होता है वो ज़्यादा काम का नहीं होता, तो उसका वज़ीर आला के साथ सच कोई सरोकार नहीं होता, तो वो अगर नहीं आते तो इसका समझ में आने वाली बात है। ठीक है। लेकिन जो अपोजिशन के अरकान हैं और जो हुकूमती अरकान हैं वो सिर्फ और सिर्फ असम्बली के लिए उनको इसलिए आना होता है कि वो अगर कोई कानून साजी होती है तो उसमें हिस्सा ले या अपने इलाकों के जो मसाइल हैं वो बयान कर ले, वो भी इसमें नहीं है। और इसमें ये जो लोग हाजिर भी हैं तो उसमें कई एक मेंबरान ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ रजिस्टर में हाजिरी लगा लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। वो इवन अपनी सीटों पर भी नहीं बैठते, लेकिन वो उसकी तादाद शुमार इसमें शामिल नहीं है। उसमें भी उसकी तादाद भी वो काफ़ी एक लंबी फहरिस्त है जो सिर्फ हाजिरी लगा के चले जाते हैं। लेकिन ये लोग चूंकि जो लोग छुट्टी पे चले जाते हैं या जो लोग जो हैं वो हाजिरी लगा लेते हैं तो उनके जो मराहत हैं वो बरकरार रहते हैं। अलबत्ता जो गैर हाजिर होते हैं, चूंकि कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या उनको कोई नोटिस दिया जाए कि आप लोग तवील अरसे के लिए या इतने ज़्यादा दिनों के लिए सेशन में नहीं रहते और चंद दिनों के लिए सेशन में रहते हैं, तो कोई ऐसा कानून भी नहीं है। ज़ाहिर है वो इलेक्टेड MPAs हैं, उनसे कोई कुछ पूछने का मजाज नहीं है।
लेकिन जो कम अज़ कम जो काबीना के अरकान हैं या वो लोग हैं जो माविन खसूसी हैं या जो इसके अलावा जो मशीर हैं, तो उनको तो कम अज़ कम इसलिए भी होना चाहिए कि उनके डिपार्टमेंट से मुतालिक अक्सर औकात सवालात होते हैं, अक्सर औकात जो मेंबरान सवाल उठाते हैं तो वो मौजूद नहीं होते और उनकी जगह एक गैर जो इररिलेवेंट बंदा होता है वो उसका जवाब देता है। मिसाल के तौर पे एक वजीर है पख्तूनयार, वो 14 दिन नहीं था। जाहिद चंद ज़ेब सेहत के महकमे के सरबराह हैं, इसके अलावा फजली हकीम हैं, अदनान कादरी हैं, मीना खान अफरीदी हैं, बहुत अहम महकमा है हायर एजुकेशन का, 11 दिन तक उसमें इजलास भी नहीं थे। पख्तूनयार 14 दिन के लिए नहीं थे। फजली शकूर और आकिबुल्ला भी वजीर हैं CW के, सोहेल अफरीदी भी 10 दिन के लिए वो नहीं आए। इस तरह मशीर सेहत जो हैं एहतिशाम अली 7 दिन इजलास में मौजूद नहीं थे। तो यूं ये सिलसिला जो है ये बजाय इसके कि इसमें कमी वाक़या हो, ये बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और अक्सर औकात हमने देखा है कि इजलास इसलिए मुलतवी हो जाता है कि कोरम पूरा नहीं होता। अब कोरम जाहिर है जब इतनी बड़ी तादाद में इनकी गिराजरी होती है या ये छुट्टी पे होते हैं तो जाहिर है कोरम कहाँ से पूरा होगा। और इसमें ज़्यादातर लोग वो ये हैं कि वो हैबिचुअल या तो उसमें आते नहीं या हैबिचुअली ये जो है ये छुट्टी पर होते हैं। तो ये लोग जो है पूछने वाला नहीं होगा तो वो है तो हो ही जाएंगे। ये तो जाहिर है, ये तो साफ जाहिर है कि भाई कोई पूछेगा ही नहीं तो उनकी आदत बन जाएगी। जैसे कि क्लास में बच्चे को नहीं कोई टीचर पूछता तो वो छुट्टियों पे छुट्टियां करता ही चला जाता है। और यही सूरत हाल हमारी KP असेंबली की भी है। मुमताज़, आपने कहा कि दीगर असेंबलियों की निस्बत KP असेंबली के जो मराहत हैं वो कम हैं, तो लेकिन जो सूरत हाल आप बता रहे हैं उस सूरत हाल में जो मराहत दी जा रही हैं क्या वो बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं, वो भी ज्यादा है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि इधर खैबर पख्तूनख्वा में हर मेंबर को जो सिर्फ हाजिरी लगाता है या जो छुट्टी में भी रहता है लेकिन अगर हाजिर ना हो तो उसे यौमिया अलाउंस जो है वो 5,000 रुपए मिलता है। अच्छा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और मराहत भी हैं। मिसाल के तौर पे वो अगर आसपास के इलाकों से आते हैं तो फी किलोमीटर के हिसाब से भी उसको पेमेंट होती है और दीगर उसकी मराहत भी है। इस दौरान उनकी जो स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास होते हैं उनकी अलग से उनको अदायगी होती है। और इसी तरह अगर कोई मिसाल के तौर पे जुम्मे के दिन इजलास अटेंड करता है और फिर हफ्ते और इतवार को छुट्टी होती है और पीर के दिन फिर इजलास होता है तो हफ्ते और इतवार की पेमेंट भी उनको ऐसी मिलती है कि जैसे वो इजलास में हिस्सा ले रहे हों। अच्छा। तो ये तो होते हैं। हालांकि यहाँ जो एक दिन का खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की यौमिया अखराजात हैं वो एक दिन के 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। एक माह असेंबली सेशन में रहे। एग्जैक्टली अगर करकर्दगी यही है तो फिर मराहत की जरूरत क्या है। हाँ। एक माह के सेशन पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात आ रहे हैं और अगर इसमें हाल ये हो कि जो मेंबरानी असेंबली है वो मुकम्मल तौर पर उसमें तवज्जो भी नहीं है। यहाँ फरजाना मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे कोई 30 के करीब बिल पेश हुए हैं और 30 में बमुश्किल 6 ऐसे बिल हैं कि जो अवामी इंटरेस्ट के हैं। अच्छा। मतलब बाकी जो बिल है वो उनकी मजबूरी थी कि उनको वो पेश करना जरूरी था। अब अगर मेंबरान की अपनी मतलब दिलचस्पी का ये हाल हो तो वो क्या कानून साजी करेंगे और आवाम की भलाई के लिए वो क्या कानून साजी करेंगे। वो क्या यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहरान का शिकार है वो क्या उस पर बात करेंगे। उनको तो पता ही नहीं होगा कि पिछली असेंबली में क्या इस पर बात हुई थी या नहीं हुई थी, क्या उनको इस पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अपने हलकों के अलावा तो कोई बमुश्किल ही चंद एक मेंबरान है कि जो रेगुलरली अपने जो हलकों के मुतालिक बात करते हैं। दीगर ऐसे मेंबरान भी हैं कि जो कई हफ्तों बल्कि अक्सर पूरे सेशन के दौरान किसी हल्के का उसमें कोई जिक्र तक नहीं आता। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक ऐसे मेंबर को चुना होता है कि वो असेंबली तो आ जाता है, असेंबली तो पहुंच जाता है और काफी अक्सरियत से पहुंच जाता है, लेकिन वो असेंबली आती ही चुप साध लेता है और फिर पूरे 4 साल 5 साल के लिए वो चुप का रोजा रखता है। तो ऐसे में वो जो मेंबरान जो वोटर्स होते हैं जो उनको वोट देके यहाँ पे भेजते हैं उनका ये ख्याल होता है कि उनके जो दीरीना मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। जाहिर है दीरीना मसाइल तो ईवान के अंदर ही हल होने हैं, जब ईवान के अंदर वो मौजूद ही ना हो तो और या जब अहम इशू हो या कौन हल करेगा।
यही तो सूरत हाल है कि वोटर जब किसी मेंबर को इलेक्ट करता है तो वो ये सोच कर करता है कि उनका नुमाइंदा ईवान में जाकर उनकी मफादात की और उनके इलाके की बात करेगा। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि जब कोई मसला डिस्कस हो रहा होता है, किसी इशू पर बात हो रही होती है और वो एक ख़ास इलाके का ज़्यादा संगीन मसला होता है, लेकिन उसका मेंबर जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो जाहिर है वो फिर अपने इलाके की वो नुमाइंदगी नहीं कर सकता जो उसका हक होता है और जो उस इलाके के लोगों ने उसे वोट देकर यह हक दिया हुआ है कि वो उनके मसाइल को उजागर करे। तो ये सूरत हाल काफ़ी संगीन होती जा रही है और इस वक्त कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक इशू पहले ही डिस्कस हो चुका होता है। अब जो मेंबर जो है वो जो बाकायदगी से नहीं आते तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये इशू पहले डिस्कस हो चुका होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेंबरान असम्बली की जानिब से सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जब सवाल की बारी आती है ज़ाहिर है उस पर काफ़ी वक्त उसके लिए दरकार होता है उसे जवाब देने में महकमे को, लेकिन जब फ्लोर पे वो सवाल का जवाब आता है तो वो मेंबर मौजूद ही नहीं होता, तो उस सवाल को डिफर कर दिया जाता है और फिर शायद उस सेशन को तो छोड़ दें, 2-3 सेशन में भी उसका जो जवाब है वो उस वक्त तक नहीं होता कि जब तक कि दीगर चंद सवाल जमा नहीं होते उस महकमे से मुतालिक, और फिर ये उसका जो मसला होता है वो ऐसे ही अधूरा रह जाता है और वो हल नहीं हो पाता। तो ये मसाइल हैं कि जो मेंबरान असम्बली की जिम्मेदारी है और वो उससे बरा नहीं हो रहे हैं, और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती इन मेंबरान असम्बली की है। देखिए असेंबली सेशन पर तो काफी अखराजात भी आते हैं, कुछ अंदाजा है आपको इन अखराजात की मालियत क्या होती है, कहां तक पहुंच जाते हैं इनके अखराजात? ये यौमिया जो असम्बली के अखराजात हैं वो तो तकरीबन 6 लाख रुपए तक आते हैं, लेकिन अगर एक माह का सेशन है मिसाल के तौर पे, अगर बेशक अगर 10 या 15 दिन का इजलास है, मतलब एक्टिव इजलास है जिसमें फिजिकली लोग आते हैं, लेकिन उसमें अगर छुट्टियां भी गिनी जाएं और वो फिर अगर 30 दिन तक चला जाए छुट्टियों समेत, तो उस पे जो अखराजात होते हैं वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज़ायद आते हैं। अच्छा। ये सिर्फ वो अखराजात हैं कि जिसमें अरकान असम्बली के बरात हैं या इसके अलावा जो दीगर छोटे मोटे अखराजात हैं ये वही हैं। बल्फाज़ दीगर ये मेंबरान अगर एक दिन की रुखसत पे भी हों तो ये अखराजात इसी तरह से आते रहते हैं। मतलब ये जो नुकसान है ज़ाहिर है ये हमारे इन नुमाइंदों की गफलत की वजह से ही होता रहेगा, वरना अगर एक दिन का जो बिजनेस है, अगर 4 दिन का बिजनेस है वो एक दिन में हो सकता है और ये सारे लोग हाजिर हों और एक दिन में हों, तो उससे जो सेशन का दौरानिया है वो कम भी हो सकता है, अगरचे उन्होंने एक ख़ास दिन पूरे करने होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि असम्बली का जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो पाता तो वो उसको कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन जब मेंबरान असम्बली ना हो तो जाहिर है वो फिर मजीद आगे चला जाता है जब तक कि बिजनेस मुकम्मल ना हो। कोई हल है? तो ये जो नुकसान मौजूद है आपके पास? बिल्कुल चाहिए है कि ये किसी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो मेंबरान को इस बात का पाबंद बनाएं कि जब असम्बली का इजलास होता है तो वो बाकायदा तौर पर उसकी पूछ-गुछ करें और उनसे पूछें कि वो असम्बली में जाते रहे हैं या नहीं। सिर्फ यही नहीं, असम्बली में जब जाते भी हैं तो वो वहाँ की कार्रवाई में, असम्बली बिजनेस में वो हिस्सा लेते भी हैं या नहीं। पहले होता ये था कि जितनी भी जमातें थी, जो बड़ी जमातें थी, वो अपने अरकान को बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी आयद होती है पार्टीज भी ताकि वो अपने मेंबरान को समझाए ताकि अवाम के मसाइल हल हो सकें। लेकिन अफसोस की बात है हमारे हुक्मरानों का ये हाल होगा कि वो हाजिरी लगाकर गायब हो जाएंगे, तो हमारी अवाम का क्या हाल होगा, उनके मसाइल कौन हल करेगा, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा के बाद रुख करेंगे सिंध का। तो सिंध में महकमा खजाना के ऑफिस ने सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स दफातर को हुक्म दिया था कि वो आइंदा ठेकेदारों को सरकारी बिल्स की अदायगी करने से पहले सेक्रेटरी खजाना से इजाजत लेंगे। इस वाज़े हुक्मनामे के बावजूद गुज़िश्ता 6 माह में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स दफातर की जानिब से माहवार करोड़ों रुपए ठेकेदारों को वेंडर्स सर्विस के नाम पर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक डेली वेजेस पर रखे गए मुलाजमीन की अक्सरियत जालसाजी पर है।
बेरोजगार नौजवानों के शनाख्ती कार्ड लेकर उनके नाम पर हर माह 30 से 40 हजार या इससे भी ज्यादा की रकम दी जाती है और मुलाजमीन की तनख्वाहों की आधी रकम उन अफसरान की जेबों में जा रही है, जिनकी वजह से तमाम ज़िले अकाउंट्स दफातर मुख्तलिफ अजला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से मिली भगत करके डेली वेजेस पर मुलाजमीन के बिल्स हर माह मंजूर कर रहे हैं। इस पूरी स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कराची स्टूडियो से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल साउथ मंसूर मुगीरी साहब। मुगीरी साहब, सबसे पहले तो इस स्टोरी के अंदर की खबर बताएं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये। जी मिस फरजाना, ये यहाँ पर जितने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस हैं, मैं जब भी उनकी खबरें लाता हूँ, मेरा सोर्स जब मुझसे शेयर करता रहता है मुख्तलिफ जगहों पे है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि पिछली बार उन्होंने ये गड़बड़ की थी, अब ये कर रहे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद कोई नई गड़बड़ लेके आते हैं। बिल्कुल। तो हुआ ये है कि महकमा ख़जाना की जानिब से सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसरान को ख़त लिखा गया था कि आज के बाद जो वेंडर सर्विस, मिसाल के तौर पर सरकार की जानिब से जितने भी छोटे बड़े काम कराए जाते हैं, तो वो आप उनको उनके नाम से चेक निकालेंगे, ऐसे ब्लैंक चेक नहीं होंगे। अच्छा। तो वेंडर सर्विस के नाम पे जो चेक उनके पे जाएंगे, अब जो है उसके नाम के साथ आप हमसे परमिशन लेंगे कि फिलाने को कि इतनी पेमेंट आई है, हम उनको अदा करने जा रहे हैं, हमें इजाज़त दे दें। एक ये पाबंदी लगाई। दूसरा ये कि आप कांटीजेंट स्टाफ, यानी कि डेली वेजेस पे आपको कहीं ज़रूरत पड़ रही है, तो वो जो मुलाजमीन आप भर्ती कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, उसकी भी हमसे इजाज़त लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ है कि 6-7 माह गुजर गए हैं, महकमा ख़जाना के इस लेटर को पूरे सिंध में किसी ने भी लिफ्ट नहीं कराया है। अच्छा। खास तौर पर अभी हम देखें कि हैदराबाद में तकरीबन 40,000 जो है कांटीजेंट स्टाफ, मतलब है कि डेली वेजेस पे लोगों को भर्ती किया गया है, उनके नाम तो हैं। अब जो सोर्स कह रहा है कि वो जेन्युइन लोग नहीं हैं। बेरोजगारों को कहा जाता है किसी भी लोग के आप शनाख्ती कार्ड दे दें, आपके जैसे जवाब आए आपको देंगे, तो उनके नाम से ये पैसे ले रहे हैं। और कई जगहों में ऐसे हो रहा है कि उनसे डील करते हैं कि आपको घर बैठे चेक आएगा, आपके अकाउंट पैसे जाएगा, आधे आप रखेंगे, आधे हम रखेंगे। अच्छा, ये मुख्तलिफ महकमों के डिपार्टमेंट करते हैं। इनकी मिली भगत है खजाना ऑफिस से, जो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उनको इजाज़त लेना है सेक्रेटरी फिनांस से या महकमा खजाना से, जो नहीं ले रहे हैं। 40,000 तो एक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। इसके बराबर में वज़ीर साहब का डिस्ट्रिक्ट है जामशोरो। अच्छा। वहाँ भी कोई 20,000 के करीब जो मुलाजमीन है वैसे ही चल रहे, तो क्या मैं उसको नाम दूँ कि उसी तरह वो चला रहे हैं। तो यही सिलसिला खैरपुर में है, यही सिलसिला सक्कर में है, लाड़काना में है, कंबर में है, दादू। अच्छा, मुगीरी साहब, आपने बताया कि सिंध भर के जिले अकाउंट्स दफातर महकमा खजाना के मना करने के बावजूद ये गैर कानूनी अदायगियां कर रहे हैं। कब रोका गया था और कब से ये काम शुरू ही है? देखिए, 6-7 माह पहले इनको कहा गया था, क्योंकि अदायगियां धड़ाधड़ हो रही थी और नेब के केसेस भी बन रहे थे। तो महकमा खजाना ने उनको कहा कि, बल्कि हमने भी वो स्टोरियां ब्रेक की, मीडिया में वो रिपोर्ट भी हुआ कि जली अदायगियां हो रही हैं और महकमा खजाना के लोग मुलवस हैं। तो उसको रोकने के लिए महकमा खजाना ने लेटर लिखा कि भाई किसी भी वेंडर को आप पेमेंट करेंगे हमें बताएंगे, जितने भी महीने में डेली वेजेस पे या कांटीजेंट स्टाफ को आप अदायगियां कर रहे हैं उसको भी हमें बताएंगे। लेकिन नहीं, परवाह नहीं, बादशाह लोग हैं। ठीक है, अपना है तो कर इनका सकते जो हैं ना, डिपार्टमेंट हेड है वो कर सकते हैं, वो बादशाह हैं। देखिए, मुलाजिम तो है ही नहीं ना, ये तो बादशाहों वाला काम है ना कि हमने बस कह दिया तो होगी अदायगी तो हो गई। अब इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अब फर्ज करो कि 40,000 हैदराबाद में, 20,000 जामशोरों में, आप तस्वर कर सकते हैं करोड़ों रुपए हैं महीने में। करोड़ों रुपए में से आधे जाते होंगे मुलाजमीन को, आधे इनकी जेब में। करोड़ों रुपए इनके पास आ रहे हैं, ये बुरे तो नहीं है ना करोड़ों रुपए। वो भी समझ रहे हैं कि भाई पूरा सिंध जो है सारे अफसरान लूट मार में हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। तो इसी तरह ये सिलसिला ये भी कर रहे हैं।
अच्छा मंजूर, ये बताएं कि जब रेगुलर मुलाजमीन होते हैं तो फिर उसके बाद डेली वेजेस पर मुलाजमीन क्यों भर्ती किए जाते हैं? बारहा ये मैं सवाल कर चुकी हूँ, जितनी भी हमने स्टोरीज की हैं, जब ये आर्जी मुलाजमीन की भर्तियाँ आती हैं, डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्तियाँ आती हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि रेगुलर मुलाजमीन के होते हुए फिर ये भर्तियाँ क्यों की जाती हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि आपने पहले भी मुझसे पूछा था, मैंने पहले भी अपने नाज़रीन को बताया था कि काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर जो मुलाजमीन या अफसरान रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जगहें खाली रह जाती हैं और रही हुई हैं, और काफ़ी कुछ ऐसे नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, वहाँ पर कॉन्टीजेंट स्टाफ रखना इनकी मजबूरी है, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है कि फ़र्ज़ करो कि उंगलियों गिनने जितने स्टाफ की ज़रूरत है, ये उसकी जगह 50-100 रख देते हैं कि जो जिनकी ज़रूरत है वो तो रखते हैं, वो काम करेंगे, बाकी जो है आपके मेरे इसके उसके नाम पे रख के आधे पैसे वो लेते, आधे खुद रखते, या उन गरीबों के अकाउंट से जो है ना स्लैश कार्ड इस्तेमाल करके सारे पैसे ये रख रहे हैं, तो इनका फ़ायदा हो रहा है, तो इसीलिए ये कॉन्टीजेंट्स के लिए रख रहे हैं। अब इस पूरे स्टोरी में आपको बताऊं कि किसी भी डिपार्टमेंट के अफसर ने इनसे परमिशन नहीं मांगी है, सवाए महकमा कल्चर के। मैं स्टोरी जब आज पढ़ रहा था, महकमा कल्चर वालों ने बाज़ाब्ता तौर महकमा ख़जाना को लिखा है कि हमारे मुख्तलिफ जगहों पे स्टाफ की कमी है, तो हमने कॉन्टीजेंट स्टाफ रखा है, इतना स्टाफ है, ये डिटेल है, हमें इजाज़त दें, हम उनकी सैलरी दें। तो ये है ऑफिशियल काम जो महकमा कल्चर वालों ने किया है, न बाकी कहीं भी किसी डिपार्टमेंट ने नहीं किया, ना ही ज़िला अकाउंट अफसरान ने कोई इतराज़ लगाया है। ठीक है। अच्छा मंसूर, ये बताएं कि एक और मामला है वेंडर्स के हवाले से। आपने बताया था कि वेंडर्स की अदायगियां भी बगैर इजाज़त के की जाती हैं, तो ये वेंडर्स क्या हैं, इनकी पेमेंट क्यों की जाती है? जी देखिए, वेंडर वो कि फ़र्ज़ करो कि कोई ऑफिस है गवर्नमेंट का, उसको फर्नीचर चाहिए, उनको कंप्यूटर चाहिए या कोई और चीज़ें चाहिए, तो ये उनसे ये ख़रीद फरोख्त करते हैं, ख़रीद करते फिर उनको पेमेंट करते हैं, तो उसको ये हम वेंडर करते हैं। वेंडर के नाम पे ये चेक देते हैं, लेकिन वेंडरों की जाली पेमेंटें इतनी हुई कि बात महकमा ख़जाना तक पहुंची। उन्होंने कहा कि भाई ये वेंडर सर्विस के नाम पे जो आप जुगाड़ कर रहे हैं ये बंद करें, आइंदा किसी से जो भी चीज़ खरीदी गई है हमें बताएं, हमसे इजाज़त लें, फिर आप पेमेंट करें। लेकिन असर ही नहीं हो रहा है इन पे। इतना वाज़ेह लेटर सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से लिखे जाने के बाद अगर असर हो जाए तो हमें ये स्टोरीज बार बार करनी पड़े, इनको बार बार हाईलाइट करना पड़े अगर इनको असर हो जाए तो? खुदा करे कि इन पे असर होगा, लेकिन ये इतने बेरहम लोग हैं, इतने लालची लोग हैं, इनके पेट इतने बड़े हो गए हैं कि जितना भी जा रहा है इनके लिए कम है। तो अब सेक्रेटरी फाइनेंस को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वज़ीर आला साहब को, जो इनके मिनिस्टर हैं, इवन पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, उनको डंडा उठाना होगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, इनके पेट अब भर गया, अब यहाँ तक ये आ गए हैं, इसके बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे, तो अब सख्ती करनी पड़ेगी। नहीं तो महकमा, मैंने जैसे शायद नहीं बताया कि सिर्फ डेली वेजेस पे जो है वो मुलाजमीन के तनख्वाह में 2 अरब रुपए हर महीने जा रहे हैं, इसी तरह से 2-3 अरब रुपए वेंडर सर्विस पे जुगाड़ में जा रहे हैं, तो 4-5 अरब रुपए का ये जुगाड़ है, हर महीने जा रहा है। तो आप एवरेज निकालें तो साल में 50-60 अरब रुपए ये हो जाते। 50-60 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है। ये सूबे में आप किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में, किसी भी फलाही प्रोजेक्ट में, किसी भी गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, इवन आप एग्रीकल्चर पे सब्सिडी दे सकते हैं। 50-60 करोड़ की रकम कोई मजाक है? 50-60 अरब सारी मैं कह रहा हूँ, उस पर आप एग्रीकल्चर पे सब्सिडी पे अगर ये रकम दे दें, कम अज़ कम इनके पेट में तो ना जाए जो मुसलसल बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है मुगीरी साहब, ये जो हायरिंग की जा रही है, मुझे बहुत अच्छे से याद है अपनी गुज़िश्ता स्टोरी में आपने हमें बताया था कि सिंध सरकार में 5 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन इस वक्त काम कर रहे हैं, जबकि 2.5 लाख वैकेंसीज खाली भी पड़ी हैं। क्या इस वजह से ये डेली वेजेस मुलाजमीन को भर्ती किया जाता है कि ताकि उन वैकेंसीज को भरा जा सके? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट में जो मुलाजमीन की गुंजाइश है वो 7.5 लाख है। बिल्कुल। और इस वक्त जो वर्किंग में हैं, जो काम कर रहे हैं, वो 5,04,000 है। तो 2.5 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं, लेकिन सूबा इनको इजाज़त नहीं दे रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के इतने भरे। हाँ। लेकिन 50, 70, 80 हज़ार मुलाजमीन ये रख सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है, इतना कर सकते हैं।
जो कैपेसिटी है वो इसी को ये यूटिलाइज कर रहे हैं, अफसरान यूटिलाइज करके कॉन्टीजेंट पे या डेली वेजेस करके ये वहाँ से ये पैसे हड़प कर रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर 1 लाख मुलाजमीन सिंध गवर्नमेंट रख ले इन खाली जगहों पे, तो शायद इनका जो गोरख धंधा है अफसरान का कॉन्टीजेंट्स के नाम पे कर रहे हैं वो बंद हो जाए। बिल्कुल यही बात हमने अपनी गुज़िश्ता स्टोरी में भी की थी कि आर्जी तौर पे मुलाजमीन को हायर करने की बजाय अगर परमानेंट रख लें तो शायद इतने अखराजात ना करने पड़े। अच्छा मुगेरी साहब, जैसे आपने बताया कि महकमा खजाना के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ज़िले अकाउंट्स दफातर बगैर इजाज़त के इतनी ज़्यादा रकम दे रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो तो हुक्म वदूली कर रहे हैं। मिस फरजाना, जैसे मैंने पहले भी बताया, उससे पहले कई बार बता चुका हूं कि ये इतने बेहस हैं, इतने करप्ट हो चुके हैं, इनको नेब ने पकड़ा है, इनको एंटी करप्शन ने पकड़ा है, इनकी नौकरियां गई हैं, इनको सजाएं आई हैं, हर महीने कोई ना कोई फिर नई जुगाड़ कर रहा है। शायद ये समझ रहे हैं कि बस इधर से लूट मार करो, फर्ज करो कि 50 करोड़ कमा लो और अगर आपको 20-25 करोड़ देना पड़े तो दे दो, फिर भी 20-25 करोड़ आपकी बचत है ना। ये ऐसे देख रहे हैं कि फिर भी हम प्लस में तो है ना, और अगर जलालत हो रही है, ख्वारी हो रही है, तकलीफ हो रही है तो खैर है, वो होने दो, इतने पैसे बचत तो हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं मुगेरी साहब, ये अनोखे अनोखे तरीके लेके आते रहेंगे और हम इनकी स्टोरीज जो है यूं ही बार बार करते रहेंगे जब तक कि हुकूमत को होश ना आ जाए। बिल्कुल हम बताते रहेंगे। हमारी स्टोरीज पर कई बार सिंध गवर्नमेंट ने सीरियस नोटिस भी लिए। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये भी हमने बताया था, उसके बाद महकमा खजाना ने वाज़ेह अहकाम दिए थे कि हमसे परमिशन लिए कुछ भी आप नहीं करेंगे। लेकिन फिर हम बता रहे हैं कि काफ़ी ऐसे अजला हैं जिसका मैं नाम भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हैदराबाद, जामशोरो, खैरपुर, सक्खर, शिकारपुर, नौशोरो, फिरोज, नवाबशाह, मीरपुर खास में धड़ाधड़ यही काम हो रहा है, धड़ाधड़ हो रहा है। तो अब सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस पर सीरियस नोट लेना चाहिए। महकमा खजाने वाले बेचारे तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनको इतना पॉलिटिकली इतनी बड़ी सिफारिश है, उनको यकीन है कि अब कुछ नहीं होगा, इस आशय पे वो लग गए हैं दोबारा। मुगेरी साहब, क्या वजह है कि महकमा खजाना के अफसरान कभी जीपी फंड्स में तो कभी पेंशन में और अब डेली वेजेस के नाम पर भी जाली मुलाजमीन भर्ती कर रहे हैं, तो सरकारी खजाने को इनकी इन हरकतों की वजह से कितना नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि सरकारी खजाने को 50-60 अरब रुपए सालाना नुकसान हो रहा है, भी गलत नहीं है। और इसका सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही जो सरकार की गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी के, उसी को किसी को फ़ायदा है। ये बराह रास्त जा रहा है अफसरान के पास, और अफसरान के आय मायश हैं, जो लोग हैं जो उनकी पोस्टिंगें कराते हैं, जो उनको सेव कराते हैं, उनमें जा रहा है। इसको सरकार के सवाए बदनामी के, नुकसान के, उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए महकमा ख़जाना वाले हमेशा नोटिस लेते रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी करते रहे हैं, इनकी नौकरियाँ भी गई हैं। तो अब संजीदगी से सिंध गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे वज़ीर आला साहब को, पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलाल भुट्टो साहब को संजीदगी से इस मसले का हल निकालना होगा कि 50-60 अरब रुपए की रकम बहुत बड़ी है, ऐसे ये लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे इनके कोई मुफ्त का माल है। बिल्कुल ऐसे ही है मुगेरी साहब। अच्छा, अगर हम माहाना की बुनियाद पर एक एस्टीमेट लगाएं तो इस वक्त कितने डेली वेजेस मुलाजमीन जाहिर करके रकम की बंदरबांट की जाती है? देखिए, मुझे जो मुख्तलिफ सोर्सेस से मिला है उनका कहना है कि अगर सिर्फ आप हैदराबाद में 40,000 है तो बाकी सिंध आप मिला दें तो 1 लाख को क्रॉस कर रहा है। ये बहुत बड़ी फिगर है। 1 लाख डेली वेजेस पे या कॉन्टीजेंट स्टाफ के नाम पे ये पैसे ले रहे हैं और बगैर इजाज़त ले रहे हैं, और इनकी जेबें भरी पड़ी हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुगेरी साहब, नहीं भर रही हैं जेबें भरती तो दोबारा नए नए तरीके और अनोखे अनोखे तरीके ना लेके आते ये लोग। सही कह रहे, अब जेबें इनकी भर गई हैं, पेट नहीं भर रहा। पेट में इतना इनकी गुंजाइश है, इसका जो अंत है वो इतना ज़्यादा है
कि वो भर ही नहीं रहा। बस अल्लाह ताला इनके भर सकता है, बाकी बिल्कुल तो मुगीरी साहब, बड़े ही अफसोस की बात है, हम बारहा इस तरह के मामला हाईलाइट करते हैं। मकसद यही होता है कि हुकूमत इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले ताकि हुकूमत अपना नुकसान करने से बचाए और अवाम का फायदा हो सके। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।